दोस्तों 26 जुलाई 2024 को फ्रांस के पेरिस शहर में समर ओलंपिक 2024 की शुरुआत होती है। वैसे तो ओलंपिक अपने खेल व खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, जिसमें पूरी दुनिया के प्रतिभावान खिलाड़ी अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन करते हैं। परंतु इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 अपने अलग ही विवादों के कारण ज्यादा जाना जा रहा है। आइए इन विवादों को वन बाय वन डिटेल से समझते हैं। दोस्तों 1 अगस्त 2024 का दिन था, जिसमें पेरिस ओलंपिक में जेंडर के आधार पर विवाद उठ खड़ा होता है, जब एक ट्रांसजेंडर महिला बॉक्सर इमाम खलीफ फ्रॉम अल्जीरिया केवल 46 सेकंड में ही इटली की महिला बॉक्सर एंजेला कैरेनी को बुरी तरह मुक्के मारता है, जिसके कारण एंजेला कैरेनी वो मुकाबला ही लड़ने से इनकार कर देती है। बाद में मुकाबला हारने के बाद एंजेला कैरेनी कहती है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतने जोरदार मुक्के कभी नहीं झेले थे, और वे कहती हैं कि इमाम खलीफ एक ट्रांसजेंडर है, जिसके कारण उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका मुकाबला किसी महिला बॉक्सर से नहीं बल्कि एक पुरुष बॉक्सर से हो रहा है। दरअसल इमाम खलीफ अल्जीरिया की एक ट्रांसजेंडर महिला बॉक्सर है, जो 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी के मापदंडों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, जिसके कारण उस समय उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 में जेंडर एलिजिबिलिटी के जरिए उन्हें न केवल एंट्री दी गई, बल्कि सीधा महिला बॉक्सर से उनका मुकाबला करवाया गया, जिन्हें उन्होंने चुटकियों में हरा दिया। इसको लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है कि क्या इस तरह का एक तरफा मुकाबला करवाना पेरिस ओलंपिक 2024 में नाइंसाफी नहीं है क्या। इस पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी एक ट्वीट करती हैं, जिसमें वे एंजेला कैरेनी से मिलती हुई नजर आती हैं और वे उन्हें सांत्वना देती हैं कि वे एक ना एक दिन जरूर जीतेंगी, और वे कहती हैं कि वे इस हार को हार नहीं मानती हैं। वे IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की घोर निंदा करती हैं इस मुकाबले को लेकर। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, वे भी एक्स पर ट्वीट करते हैं और IOC की निंदा करते हैं, और वो बोलते हैं कि वुमेन स्पोर्ट में से मेंस को बाहर निकाल देना चाहिए। एलन मस्क भी एंजेला कैरेनी के स्पोर्ट में ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। इस तरह से बहुत सारे ट्वीट्स हमें एंजेला कैरेनी के फेवर में नजर आते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का दूसरा विवाद तब सामने आता है जब कमेंटेटर बॉब बेलोट ऑन एयर एक सेक्सिस्ट टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। दरअसल उन्होंने एक तैराकी इवेंट के दौरान ऑन एयर सेक्सिस्ट टिप्पणी की थी, जब ऑस्ट्रेलिया की 4 महिला खिलाड़ी 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूल से बाहर आ रही थी। तभी यूरो स्पोर्ट्स के ऊपर बॉब बेलोट एक सेक्सिस्ट टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वे कहते हुए नजर आते हैं कि आप जानते हैं कि महिलाएं कैसी होती हैं, वे इधर घूमती रहती हैं, मेकअप करती रहती हैं। यहाँ बता दें कि बेलोट 40 वर्षों से कमेंटेटर है। उन्होंने वाटर पोलो, आइस हॉकी, तैराकी, डाइविंग जैसे विभिन्न खेलों में ओलंपिक पैनल्स पर कमेंट्री की है। घटना के बाद यूरो स्पोर्ट्स एक बयान जारी करके पुष्टि करता है कि बॉब बेलोट को ओलंपिक पैनल से हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर एक टीम दूसरी टीम की ड्रोन से जासूसी करे जीत के लिए, तो आपको ये न्यूज कैसी लगेगी? ऐसा ही होता है इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 के एक इवेंट में, जब कनाडा और न्यूजीलैंड की महिला फुटबॉल टीम के बीच में एक मैच खेला जाना होता है। तभी कनाडा के 3 स्टाफ सदस्यों को 1-1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और इस मुकाबले में कनाडा की महिला टीम वैसे तो जीत जाती है, लेकिन इस जीत के बाद उन्हें 6 अंकों की दंड स्वरूप कटौती कर दी जाती है। दरअसल आरोप यह है कि मैच से पहले कनाडा का कोचिंग स्टाफ ड्रोन का उपयोग करके न्यूजीलैंड के अभ्यास सत्रों की जासूसी कर रहा था, जिसको सही मानते हुए फीफा एक बयान जारी करता है, जिसमें कनाडा सॉकर एसोसिएशन और उसके अधिकारियों बेवर्ली क्रिस्टमैन, जोसेफ लेम्बार्डो और जैस्मिन मंडेर के खिलाफ कार्यवाही का निर्णय लिया जाता है। मजेदार बात यह होती है कि इसके बावजूद कनाडा की महिला फुटबॉल टीम न्यूजीलैंड की महिला फुटबॉल टीम को हरा देती है, लेकिन उन्हें दंड स्वरूप 6 अंकों की कटौती करके दंड दिया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 की चौथी कंट्रोवर्सी सोन नदी बनी। दरअसल ओलंपिक शुरू होने से पहले ही पेरिस की सोन नदी पर सवाल उठाए जा रहे थे। इस नदी का पानी गंदा है और साफ सफाई को लेकर इस नदी का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
इसके बावजूद पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी ही इस नदी पर की जाती है। असल में पेरिस की सोन नदी में सदियों से स्विमिंग प्रतिबंधित है। इसके बावजूद पेरिस सरकार $1.5 बिलियन खर्च करती है ताकि इस नदी पर तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जा सके। लेकिन पेरिस ओलंपिक के आयोजकों को तब एक जोरदार झटका लगता है जब तैराकी प्रतियोगिता से ठीक पहले इस सोन नदी के पानी को खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए अयोग्य माना जाता है, जिसके कारण सोन नदी के पानी की वजह से इस तैराकी की प्रतियोगिता को स्थगित करना पड़ता है, जिस पर पेरिस सरकार की नाक कट जाती है कि जिस नदी के ऊपर ओपनिंग सेरेमनी की गई, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके जिसके नदी के पानी के साफ सफाई की गई, वो लास्ट में होता क्या है कि प्रतियोगिता ठीक पहले मतलब पानी गंदा कैसे हो जाता है और प्रतियोगिता पूरी स्थगित करनी पड़ जाती है, जिसमें बाद में लिपापोती करते हुए पेरिस सरकार इसका वजह बताती हुई कहती है कि नहीं वो तो ऐसा हुआ था कि भारी बारिश के कारण पानी बहुत ज्यादा गंदा पानी इस नदी के अंदर आ गया था, जिसके कारण बैक्टीरिया का स्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये पानी जो है खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया। लेकिन इतने बड़े इवेंट में सोन नदी की तैयारी ने विवाद खड़ा कर दिया कि इस नदी पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए, वो ठीक प्रतियोगिता पहले उसका पानी कैसे गंदा हो सकता है, इसके इंतजाम क्यों नहीं किए गए। दरअसल ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में एक प्ले के दौरान 18 कलाकारों को एक लंबी मेज के पीछे दिखाया जाता है और यह दृश्य ठीक वैसा ही है जैसा कि लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग लास्ट सफर में ईसा मसीह को दिखाया गया था। इस एक्ट के केंद्र में एक महिला थी जिस महिला ने चांदी की टोपी पहनी हुई थी और यह महिला ठीक वैसी ही प्रतीत हो रही थी जैसी कि पेंटिंग के अंदर महिला को दिखाया गया था। अब विवाद यह उठ खड़ा होता है कि ये महिला किसी अलग समुदाय से है जिस पर ईसाई समुदाय को आपत्ति होती है और इसके कारण द लास्ट सफर विवाद उठ खड़ा होता है। So what's making top athletes the world over squirm in Paris? Many of them are pretty fed up with the facilities that the game's village is providing. पेरिस में पूरे 100 सालों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है और इस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के रहने के लिए पूरे एक ओलंपिक विलेज का निर्माण किया जा रहा है। परंतु इस ओलंपिक विलेज के निर्माण में कुछ बेसिक नीड्स का भी ध्यान नहीं रखा गया है, जो कि एक इंसान को रहने लायक जगह पर चाहिए ही चाहिए, जैसे कि साफ व ठंडी हवा के लिए एयर कंडीशन की सुविधा, नहाने के लिए शावर की सुविधा, पर्याप्त पानी की सुविधा इत्यादि। इस पर जब आयोजकों से बात की गई तो उनका कहना था कि इस बार ओलंपिक विलेज के निर्माण में जियोथर्मल कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है, जो कि पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। परंतु क्या यह कूलिंग सिस्टम कारगर है, वह पर्याप्त कूलिंग कर रहा है, इस पर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि उन्हें शावर के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, वह उनका एयर कंडीशन सही काम नहीं कर रहा है, वह उन्हें अन्य तरह की समस्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर इस बार ओलंपिक विलेज के निर्माण में पूरा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार भारतीय रेसलर विनेश फोगाट का विवाद भी चर्चा का विषय बन चुका है। Arbitration for Sports has given out a statement saying Vinesh's application for the medal at CAS stands dismissed. विनेश फोगाट, जो कि एक जानी मानी महिला रेसलर हैं, जिन्हें जंगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके परिवार के ऊपर दंगल के नाम से पूरी की पूरी फिल्म को फिल्माया जा चुका है। विनेश फोगाट ने पहली बार पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 केजी वजन कैटेगरी रेसलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। इससे पहले वो इससे ज़्यादा वजन की कैटेगरी में हिस्सा लेती आई थी। विनेश फोगाट ने मंगलवार 6 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला 50 केजी रेसलिंग फ्री स्टाइल इवेंट में क्यूबा की महिला रेसलर गुजमैन को 5-0 से करारी शिकस्त दी थी, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल को तो पक्का कर ही लिया था, इसके साथ साथ भारत को गोल्ड मेडल दिलाने की उम्मीद भी जगा दी थी।
विनेश फोगाट का अगला मुकाबला बुधवार 7 अगस्त को यूएसए की महिला रेसलर एन सारा हिल्डेबार से होना था, परंतु केवल 100 ग्राम वजन आड़े आ गया। दरअसल हुआ यह कि मंगलवार सेमीफाइनल मुकाबला खेलने से पहले जब उनका वजन को नापा गया था तो उनका वजन 49.900 किलोग्राम आया था और सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद रात को उन्हें खाना खिलाया गया ताकि अगले दिन फाइनल मुकाबले से पहले उन्हें ताकत मिल सके। परंतु यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि खाना खाने के बाद जब मंगलवार की रात को उनका वजन दोबारा चेक किया गया तो उनका वजन 52.700 किलोग्राम तक बढ़ चुका था। इसके बाद उनकी मेडिकल व फिटनेस टीम ने विनेश का वजन घटाने की पूरी कोशिश की। उन्हें रात भर एक्सरसाइज करवाई गई। विनेश फोगाट ने रात भर स्कीपिंग की, साइकिलिंग की, सोना बेल्ट का भी प्रयोग किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बाल भी काटे, नाखून काटे, यहाँ तक कि अपना खून तक भी निकाल लिया। अर्थात विनेश फोगाट ने हर तरह की संभव कोशिश की जिससे कि उनका वजन 50 केजी से कम आ जाए। परंतु बुधवार को अगले दिन फाइनल मुकाबले से पहले जब उनका वजन मापा गया तो उनका वजन 50.100 ग्राम पाया गया, जो कि 50 केजी कैटेगरी में खेलने के हिसाब से 100 ग्राम अधिक था और केवल 100 ग्राम वजन अधिक पाए जाने के कारण विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और पेरिस ओलंपिक 2024 में इस तरह से डिस्क्वालीफाई होने के कारण विनेश फोगाट इतनी टूट चुकी थी कि उन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता से संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया था। इसके बाद विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की कि कम से कम उनका जीता हुआ सिल्वर मेडल तो उन्हें दिया ही जाए, परंतु दुर्भाग्य ऐसा रहा विनेश फोगाट का कि उन्हें सिल्वर मेडल के भी लायक नहीं समझा गया। इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट के साथ इस तरह का गलत व्यवहार होने के कारण पूरे इंडिया में रोष पैदा हो गया। परंतु इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 से वापस आने के बाद विनेश फोगाट का हरियाणा के अंदर एक विनर की तरह ही स्वागत किया गया।